हेलो स्टूडेंट्स, चलिए फटाफट से जुड़ जाइए। फिर आज एक नए प्रैक्टिस सीट के साथ हम जुड़ चुके हैं। आज हम जनरल साइंस की प्रैक्टिस सीट सॉल्व करेंगे। आज हम अभी जनरल साइंस की प्रैक्टिस सीट सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद फिर दोपहर में जब आपका 3 बजे जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या कवर करेंगे, डिफेंस का चैप्टर। ठीक है, रेडी है सभी? गुड मॉर्निंग आयुष्मान, प्रियांक, चिन्मय, बिल्कुल जल्दी से जुड़ जाइए। ऋतिक, आदित्य, हाँ चलिए जल्दी से जुड़िए एक बार। हाँ, डिफेंस वाला हम दोपहर में कर लेंगे 3 बजे से। ठीक है, 2 घंटे में डिफेंस कंप्लीट कर देंगे। अभी हम बेसिक साइंस से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सीट है उसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल बेटा, आई एम फाइन। आप सभी कैसे हैं? बढ़िया हैं सभी? पढ़ रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं? चलिए बिल्कुल जल्दी से जुड़िए। दो दिन में आयुष कुंडू, 2 से 3 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, समय वेस्ट नहीं करते, है ना? चलिए पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन देखिए जरा, निम्नलिखित में से कौन सा तारा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टार? तो सन एक स्टार है, सीरियस एक स्टार है, प्रोक्सिमा सेंचुरी ये भी स्टार है, लेकिन जो ये ऑप्शन नंबर सी है ये क्या है? एक प्लेनेट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते भी चलिएगा जो मैं बताऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? तो नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है जरा बताइए। तो नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है बेटा 28 फरवरी को। 28 फरवरी को, है ना? 28 फरवरी को ही क्यों किया जाता है जरा बताइए। क्योंकि 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिनके लिए उन्हें सन 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, हाउ डज ग्रेविटी ऑफ अर्थ एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल है वस्तुओं पर कैसे प्रभाव डालता है? तो बताइए क्या करता है? जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, अपनी ओर खींचता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेविटी ऑफ अर्थ वाज डिस्कवर्ड बाय? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, चलिए नोट करते चलिए, आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अर्थ ग्रेविटी सडनली इंड्स देन? यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक खत्म हो जाए तो क्या होगा? जैसे आपने देखा होगा ना, सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष पर वो हवा में ऐसे तैरने लग जा रही थी ना, वहां पे क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं। तो यही बोला जा रहा है, अगर अर्थ में भी ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तब क्या होगा? तो अगर अर्थ में भी ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो क्या होगा? हम तैरने लगेंगे, हम तैरने लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी? निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं होता? तो देखिए, चिड़िया, बर्ड्स तो होती है, बोट इन वाटर पानी में नाव भी होती है, क्योंकि पानी में जो नाव चल रही है उसमें नीचे से बॉयंट फोर्स लग रहा है, ऊपर से गुरुत्वाकर्षण बल, तो एक दूसरे के विरुद्ध बल कार्य कर रहे हैं ना। ठीक है, इसका देखिए आइस इन वाटर, ये भी, इसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन प्रकाश लाइट में नहीं लगता। अगर नॉर्मल वे में देखें आपके लिए, ठीक है, जो नॉर्मल नॉर्मल देखें तो लाइट में ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर आप इसमें भी डीप में जाए तो फिर लाइट में भी इफेक्ट, फोटोन के रूप में एनर्जी आ रही है सब, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से बिल्कुल ये आपका आंसर आएगा, लाइट में ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट नहीं पड़ता, याद रखिएगा। हाँ ऋतिक, मिल जाएगी बेटा, मिल जाएगी। बस देखिए सब तो रेडी है, बस अपलोड करना है ना? बाकी वही क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिस भी करा दे रहा हूं आपको, घबराइए मत। नेक्स्ट है, द एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट इन स्पेस बिकॉज? अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में तैरते हैं क्योंकि वहां, जल्दी से बताइए। अभी आपने सुनीता विलियम्स जी को देखा है, ठीक है, अंतरिक्ष में किसने किसने देखा है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए किसने किसने देखा है। अभी तो बताया ना, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो क्या हवा में तैरेंगे? तो अंतरिक्ष यात्री हवा अंतरिक्ष में तैरने लगते हैं, ठीक है, रुकते नहीं है सर इसमें। क्यों?
क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आंसर आ जाएगा देयर इज नो ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटी। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर आपका वजन क्या होता है? चंद्रमा पर आपका वजन, वेट जो है वो कम हो जाएगा। कैसे? देखिए, आपका जो मास है वो तो सेम रहता है, द्रव्यमान मास, ठीक है, लेकिन जो आपका वजन है, भार है, ठीक है, उसमें चेंजेस आता है। तो W बराबर mg होता है ना, ठीक है। तो मतलब अगर नॉर्मल वे में देखें, समझने के लिए, ठीक है, जैसे आपका जो भार है, जैसे कि मैंने बताया 60 kg, 60 kg, अब उसको 60 kg है, तो अब आप उसको 9 इंटू 9 पॉइंट इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है। समझ रहे हैं ना? ग्रेविटी क्या है बताइए? गुरुत्वाकर्षण जी की वैल्यू क्या है अर्थ पे जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? सभी को पता होगा, मैं नोट कर दूं, एक बार नोट कीजिए, अर्थ पर कितनी है? ठीक है, और वही अगर मून पे बात करें, मून पर कितनी है? तो मून पे लगभग कितनी है? 1.53 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है। तो समझिए, वहां पे अर्थ में जो चीज है उसका 1/6 हो जाएगा, वहां जो वेट है वो 1/6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक, समझ में आ गया? नोट कीजिए। ठीक है ना? यहाँ पे तो घटती है, सिंपल वे में समझिए आप। अगर हम आपको वेट के हिसाब से समझाए, तो 60 किलो आपका यहाँ वजन है, तो वहां जाके 10 किलो हो जाएगा। अगर उसी को डिटेल में जाऊं मैं, तो मास चेंज नहीं होता, मास जैसा है जितना ही रहेगा, वेट में चेंज आएगा, वेट आपका गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से चेंज होगा, मैंने आपको बता रखा है। तो W बराबर mg होता है, ठीक है। तो m इंटू जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, मान के चलिए आपका वेट हो गया 600 न्यूटन, तो जो वेट आपका 600 न्यूटन पृथ्वी पर है, वो वहां जाके 100 न्यूटन हो जाएगा, बस 1/6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/6, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ग्रेविटी हेल्प अवर प्लेनेट? गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ग्रह को किस प्रकार सहायता करता है बताइए? गुरुत्वाकर्षण बल इज कीप द एटमॉस्फेयर अटैच, बिल्कुल सही है। पृथ्वी को घूर्णन कराता है, नहीं। यह प्रकाश पैदा करता है, या भूकंप का कारण बनता है, नहीं। तो इसमें क्या आएगा? सिंपल सा, यह वायुमंडल को पृथ्वी से जोड़े रखता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? जल्दी से बताइए। विच प्लेनेट हैज द हाईएस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इन आवर सोलर सिस्टम? इसका आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो ग्रेविटेशनल किसका है बताइए, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कितना है लगभग? लगभग आपको मैं बताऊं तो 25 समथिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी नहीं आएगा बेटा, सी आएगा, नोट कीजिए, बी नहीं आएगा, आंसर आपका आएगा सी, ऑप्शन नंबर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन गलत है? पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब जो गलत है उसको हमको चुनना है। ग्रेविटेशनल इफेक्ट ओनली वन पार्ट ऑफ अर्थ, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के केवल एक भाग को प्रभावित करता है, ये तो गलत बात है। नहीं, सभी भाग को प्रभावित करता है, ये गलत है। गुरुत्वाकर्षण लोहे को खींचता, गुरुत्वाकर्षण जो होता है, ग्रेविटी सभी चीजों को खींचता है, तो ये लोहे को खींचता है, ये तो सही होगा। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है, हमको गलत चुनना है, तो ये गलत मिल गया। ग्रेविटेशनल प्रिवेंट थिंग्स फ्रॉम फ्लोटिंग, गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को तैरने से रोकता है, सही बात है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण फोर्स क्या कर रहा है, वो नीचे की ओर ढकेल रहा है, और बाइंड फोर्स ऊपर की ओर रोकता है ना। ठीक है, ये भी सही है। विमान गुरुत्वाकर्षी क्षेत्र में उड़ते हैं, ठीक है। एयरप्लेन फ्लाइज इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ये भी सही है, क्योंकि जो भी एरोप्लेन होता है, विमान होते हैं, वो ग्रेविटेशनल फील्ड में उड़ते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हें नीचे की ओर अट्रैक्ट करता है, और नीचे से थ्रस्ट और जो लिफ्ट फोर्स होता है वो उनको ऊपर उड़ने में मदद करता है। समझ में आ रहा है ना? तो कौन सा? ये भी सही है, तो हमको गलत चुनना था, मतलब कि आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज अ फॉर्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड गति या फिर चाल? गति या चाल?
चाल का फॉर्मूला क्या, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ऑप्शन नंबर बी। डिस्टेंस इनटू टाइम नहीं बेटा, स्पीड इक्वल टू, किसने गलत किया मैं अभी देखता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, ऐसे गलती करेंगे तो कैसे बनेगा, हाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज अ फॉर्मूला ऑफ फोर्स, बताइए जल्दी से, फोर्स इक्वल टू क्या, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम ए, पता है ना, एफ बराबर एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणित त्वरण, फोर्स बराबर, हाँ सी कैसे आएगा बेटा, सी कैसे आएगा, हाँ बी आएगा, ठीक है आदेश, एफ बराबर एम ए याद रखिएगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम, उसका केंद्र क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, तो उसका है सन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, तो निम्न से कौन सा अंग जो भोजन के पाचन में मदद करता है, आमाशय, ब्रेन, हाथ, मुख्य रूप से बात हो रही है ना, सबसे मेन, ठीक है, पैर नहीं, तो इसमें आएगा स्टमक, स्टमक क्योंकि एचसीएल रिलीज करता है जिससे जो पाचन में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ फोर्स दैट पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड ईच अदर कॉल्ड, वह बल जो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म, या फिर आपका ग्रेविटी, या फिर फ्रिक्शन, या फिर फोर्स, जल्दी से बताइए। अब इसका आंसर आप देंगे, इसका आंसर आप देंगे, वह बल जो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो चुंबकत्व होता है, मैं ठीक है, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्या होता है, केवल चुंबकीय वस्तुओं को, ये जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, थिंग्स है, उनको आपस में उनको खींचता है, ठीक है, लेकिन जो ये है वो क्या करता है, सभी वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेस, मतलब नवीनीकरणीय, मतलब जिसका रिन्यू आप वापस से कर सकते हैं, जो खत्म नहीं हो रहा, भंडार असीमित है, ठीक है, तुरंत बन भी जाएंगे अगर समाप्त हो गए, कौन सा है नवीनीकरणीय संसाधन, तो इसमें है हवा, हवा, बाकी सभी नॉन रिन्यूएबल है बेटा, ठीक है। द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, सूर्य के चारों ओर, सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण काल, रिवोल्यूशन पीरियड। रिवोल्यूशन पीरियड कितने का होता है, 365 दिन, 6 आवर, है ना, मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटे में एक कंप्लीट चक्कर पूरा करती है। अच्छा, रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ किसी को पता है, रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ क्या होता है, जल्दी बताइए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब मुझे बताइए रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ तो क्या होता है, 24 घंटे में, क्योंकि जो अर्थ है सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाए रही, साथ में अपने एक्सिस पे भी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगा, जिसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है, समझ में आ रहा है ना, हाँ 24 घंटे में, और ये हो गया आपका रिवोल्यूशन पीरियड। रोटेशन पीरियड क्या होता है, 24 आवर, और ये होता है 365 डे में वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कंप्लीट करती है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्राइमरी कलर, बताइए इसमें से प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है, ऑप्शन है रेड, ब्लू, पिंक, या फिर येलो, जल्दी से बताइए कौन सा नहीं है। हाँ बेटा, एग्जैक्ट अगर लिखना हो इसको तो 23 आवर 56 मिनट्स एग्जैक्ट लिख सकते हैं ना, इसको अगर एग्जैक्ट लिखना हो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 23 आवर 56 मिनट, बिल्कुल सही। चलिए मुझे बता दीजिए जल्दी से, जो मैंने पूछा कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्राइमरी कलर, तो प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, देखिए एक तो आर जी बी, जो स्क्रीन पे आप देखते हैं, ठीक है, जो बोर्ड पे आपको जो प्राइमरी कलर मोबाइल पे जो दिखते हैं, डिजिटल बोर्ड वगैरह पे, स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे, ये होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। लेकिन हम नॉर्मल बात करें, नॉर्मल, ठीक है, तो फिर आर, वाई और बी, ठीक है, मतलब कि रेड, येलो और ब्लू, ये 3 होते हैं प्राइमरी कलर। ये डिजिटल वगैरह बोर्ड वगैरह स्क्रीन के लिए ये है प्राइमरी कलर, और ये नॉर्मल, बाकी देखिए इसमें पिंक नहीं है प्राइमरी कलर।
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताइए, लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, तो आ जाएगा जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 20 का आ गया सी, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया के नाम बताइए जिसके द्वारा पौधे जो है जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर छोड़ते हैं, तो ये तो पता है ना, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस, जो भी अतिरिक्त पानी हो जाता है पौधों में वो पत्तियों के माध्यम से होते हैं, जो इवेपोरेशन का आगे उसमें प्रोसेस होता है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, ये भी पता है। व्हाट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि पानी किस टेम्परेचर पर जलता है, तो ये हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट हो गया आपका 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज फॉसिल फ्यूल, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, पानी जीवाश्म ईंधन है क्या, नहीं। कोयला, विंड एनर्जी या फिर सौर ऊर्जा, तो क्या है इसमें, कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन है। 24 का क्या आ गया, बी। कोयला क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन। चलिए फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं बताइए जरा, जीवाश्म ईंधन हम किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए फॉसिल फ्यूल क्या होता है, क्या बोलेंगे। जल्दी बताइए, फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ प्रोसेस बाय विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, वह कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो द्रव है ठोस में परिवर्तित हो जाता है, मतलब कि पानी था नॉर्मल बर्फ बन गया, बताइए आदेश। हाँ, जीव के अवशेष जो धरती के नीचे पाए जाते हैं वही फिर आपको अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, बिल्कुल सही है। जो बहुत सारे, हाँ बहुत सारे ऐसे क्या हो गए, दब गए हैं, जो बीती समय से जानवर दब गए हैं और मर चुके हैं, हड्डियों बनने, हाँ ये सब ठीक है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट, मैंने क्या पूछा, कौन सी प्रक्रिया जिसमें जो नॉर्मल पानी होता है वो बर्फ बन जाता है, तो क्या होता है उसको हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग, हिमीकरण। ठीक है, विच ऑफ दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक है, मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। ठीक है, तो होता है किसमें, प्लास्टिक में नहीं, लकड़ी में नहीं, प्लास्टिक में भी नहीं, रबड़ में भी नहीं, तो आंसर आ जाएगा आयरन, लोहे में विद्युत धारा का प्रवाह, इनका प्रवाह आसानी से हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, व्हाट डू कॉल एन एनिमल दैट इट्स बोथ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, उस एनिमल या ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं जो पौधे और पत्तों दोनों का आहार के रूप में खाता है या आहार बनाता है, तो बताइए दोनों खा रहा है, उसे कहेंगे हम ओमनीबोरस, सर्वाहारी। ठीक है, ओमनीबोरस, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, कौन सा अंग पूरे शरीर में रक्त पंप करता है, तो कौन सा अंग है जरा बताइए, हार्ट ही तो है, पूरे शरीर में रक्त पंप करने का कार्य किसका है, हार्ट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर, जो जांग की हड्डी होती है। ठीक है ना, थाई की हड्डी फीमर कहते हैं जिसको। नेक्स्ट है, ठंडे लावा से किस प्रकार की चट्टान बनती है, चलिए इसका आंसर आप दीजिए, इसका आंसर आप दीजिए जल्दी से, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए क्या आएगा। हाँ बहुत बढ़िया, बताया था ना, जो ज्वालामुखी होते हैं उसमें जो देखिए लिक्विड जैसा जो पदार्थ होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मैग्मा, लेकिन वही लिक्विड जैसा तरल पदार्थ जब सरफेस पे आ जाए तो उसे कहते हैं लावा। अब यही लावा, लावा तो बहुत गर्म होता है, ज्वालामुखी है, तो यही लावा धीरे धीरे ठंडा होकर बन जाता है इग्नियस, क्या है, इग्नियस सेल, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। अब इग्नियस सेल तो ये हो गया, मेटामॉर्फिक क्या होता है, जल्दी से बोलिए। सेडिमेंट्री तो जो नदियों द्वारा और साथ द्वारा जो बहाए गए होते हैं वो एक जगह इकट्ठा होकर जो बन जाते हैं रॉक, उसे कहते हैं चट्टान बन जाती है जो। और मेटामॉर्फिक में क्या होता है, अधिक
टेम्परेचर और प्रेशर में, ठीक है, जो भी धारा उठ के बन जाता है उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक। इसमें अधिक टेम्परेचर प्रेशर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीनीकरणीय जिसको हम वापस से रिन्यू कर सके तो है बायोमास। इसमें से क्या है? बायोमास। बाकी सभी नॉन रिन्यूएबल है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स कंडक्ट वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीव्स? पौधे का कौन सा भाग पानी को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है? जल्दी से बताइए। जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाना है तो जड़ों से पत्तियों तक पानी के लिए जाइलम। क्या है? जाइलम। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। सब कह रहा है जाइलम। जल, आपको याद कराया था ना, जल से जाइलम, जल से जाइलम। हाँ क्या था? अच्छा, कोल। कोल बेटा, कोल जो है वो फॉसिल फ्यूल है। जैसे फॉसिल क्या, जो अवशेष होते हैं जानवरों के, ठीक है, पेड़ पौधे को मिट्टी के नीचे दब गए, ठीक है, सरफेस में, अब वो हजारों साल लाखों साल क्रिया कर रहे हैं अंदर, ठीक है, हीट मिल रहा है उनको, उसके बाद फिर बन के तैयार हो रहा है, तो वही कोल भी क्या होता है? एक फॉसिल फ्यूल ही होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट? दो हड्डियां जहां मिलती है उसे क्या कहते हैं? दो हड्डियां जहां मिलती है उसको कहते हैं पसली, स्कल नहीं, उसे कहते हैं जॉइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा मुझे बताइए, कार्टिलेज क्या होती है? उपास्थि क्या होती है? कार्टिलेज किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए मुझे, आप जल्दी से बताइए कि कार्टिलेज क्या है बेटा? कार्टिलेज, कार्टिलेज। बायोमास एनर्जी बताया ना, जो घरेलू सड़े गड़े पदार्थ होते हैं, पेड़ पौधे के अवशेष, उसको उसको मिलाकर जीवाश्म ईंधन बनाया जाता है। इससे मिलाकर ईंधन बनाया जाता है जो आप, जो बिजली का उत्पादन करता है, उसी से आप भोजन भी पकाते हैं। जो बायोमास है तो ना, जितने भी आसपास के गोबर खाद वगैरह, ठीक, अपशिष्ट, पेड़ पौधे, घरेलू अपशिष्ट को हाँ प्रोसेस करके उससे बनाया जाता है क्या? बायोमास एनर्जी। क्या मैंने पूछा? कार्टिलेज। हाँ आयुष्मान, देखा मैंने। कार्टिलेज जो पतली हड्डी होती है ना, सॉफ्ट, सॉफ्ट टिश्यू जैसी। कान की हड्डी कार्टिलेज बताया था क्या? याद कीजिए, बताया था या नहीं? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 पे चले। विच ऑफ दिस द फिजिकल चेंज? इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन क्या? फिजिकल चेंज। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, वापस से उसको रिवर्स ऑर्डर में भी किया जा सकता है। मतलब कि पहले आपने पानी को बर्फ में बदल दिया, फिर बर्फ को पानी में भी तो बदल सकते हैं, भौतिक परिवर्तन है। अगर केमिकल चेंज होता तो उसको वापस चेंज करना, ठीक है, उसके मुश्किल हो जाता ना, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आप लोहे में जंग लग गई, वापस से जंग को आप लोहे में चेंज कर सकते हैं क्या? जैसे लकड़ी जल गई, वापस से उसको लकड़ी बना सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, खाना पक गया, वापस से उसको सब्जी बना सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? मेल्टिंग ऑफ आइस। बर्फ जो था वो पिघल गया, पानी बन गया, फिर पानी को बर्फ जम बना सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, परमाणु का केंद्र को क्या कहते हैं? द सेंटर ऑफ एटम। ठीक है, द सेंटर ऑफ एन एटम, तो इसको कहते हैं हम न्यूक्लियस। चलिए, विच ऑफ दिस इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर? निम्न में से कौन से पदार्थ की अवस्था नहीं? तो पदार्थ की अवस्था ये नहीं है, लाइट। बाकी तो है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा की जरूरत है नहीं आपको, प्लाज्मा भी फोर्थ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की तीन अवस्थाएं मुख्य होती है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। और प्लाज्मा भी एक अवस्था है जेली जैसी, लेकिन उसको आपको अभी कंसिडर नहीं करना, बस बता दिया मैंने आपको। चलिए अब ये बताइए सिंपल सा, इसका आंसर मुझे दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कान में पाई जाती है, जिसे कहते हैं स्टेप्स, स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स। ये तो आपको इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया कि आ जाए पेपर में तो आंख बंद करके टिक कर देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट इज कॉल्ड। तारों और ग्रहों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तारों और ग्रहों के अध्ययन को कहते हैं खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा, एस्ट्रोनॉमी बोले या एस्ट्रोलॉजी बोले? एस्ट्रोलॉजी मतलब कि ज्योतिष शास्त्र बेटा, जिसमें भविष्यवाणी बताई जाती है कि आपका अगले साल सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा, इसी साल सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र होता है, ज्योतिषी। ठीक है, और जो अगर तारों और ग्रहों के अध्ययन को कहते हैं हम एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र। द पार्ट ऑफ प्लांट मेनली इन्वॉल्व
इन फोटोसिंथेसिस। तो बताइए पौधे का कौन सा भाग मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण क्रिया में शामिल होता है? मुख्य रूप से पत्ती। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तापमान की एसआई इकाई, ठीक है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की यूनिट देखिए, फ़ारेनहाइट है नहीं, सेल्सियस है, सेंटीग्रेड है नहीं, ये सभी टेम्परेचर के लिए बात हो रही है यहाँ। ठीक है, ये किसकी है? तापमान की इकाई क्या है? तापमान की इकाई है केल्विन। क्या है? केल्विन। हाँ ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, हम तो इसे हाँ यूनिट बताना है, केल्विन। हाँ आकाश कर है। अच्छा बेटा, बस ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, 75 है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपकी जो दोपहर में 3 बजे क्लास होगी ना, उसमें मैं आपको डिफेंस वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। सभी बच्चों को समय से जुड़ जाना। नेक्स्ट, व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन द अर्थ? पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है डायमंड, हीरा। ऑप्शन नंबर सी। याद रहेगा? याद रखना है, याद रहेगा नहीं, याद रहना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ दिस इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरणीय, नवीकरणीय कौन सा है? देखिए कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ऑयल है, सोलर एनर्जी है। तो सोलर एनर्जी क्या है? नवीकरणीय है, मतलब की रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। नेक्स्ट है, विच फोर्स कीप द प्लेनेट इन ऑर्बिट अराउंड द सन? कौन सा बल ग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में रखता है? तो कौन सा बल है जो जो ग्रह है, जितने भी प्लेनेट्स, उसको पृथ्वी की कक्षा में रखता है, जैसे मतलब कि सन की कक्षा में रखता है ना। सन ऑर्बिट में सभी उसके आसपास घूमते रहते हैं। सन है, सन के चारों ओर जो भी ग्रह है वो चक्कर लगा रहे हैं। किसके कारण? बांधे कौन रखता है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक नहीं बेटा, मैग्नेटिक नहीं आएगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। मैग्नेटिक फोर्स केवल मैग्नेटिक जो वस्तुएं होती है, जो चुंबकीय वस्तु, उस पर काम करता है ना। अभी लगभग होंगे बेटा 20-30 क्वेश्चन और होंगे, 30 क्वेश्चन के आसपास बस। चलिए अब मुझे बताइए, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एट सी लेवल? समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक की बात हो रही है, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस है ना, याद रखिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 45, विच विटामिन इज प्रॉपर्ली नोन एज सनसाइन विटामिन? अगर आपसे पूछ लिया जाए सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है, तो सनसाइन, सन साइन, ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी, और अपना विटामिन भी डी, अपना विटामिन भी, विटामिन बी डी, विटामिन डी। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन ऑब्जेक्ट? किसी तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है? किसी भी तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है? एटम, मॉलिक्यूल, इसका कंपाउंड, या फिर आयरन? तो सबसे छोटे की बात हो रही है, तो सबसे छोटे तत्व को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एटम। एटम यानी कि परमाणु। ठीक है, फिर परमाणु मिलकर बनते हैं, परमाणु मिलकर बनते हैं अणु। मॉलिक्यूल नहीं बेटा, मॉलिक्यूल नहीं, सबसे छोटा होता है परमाणु यानी एटम। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई? बताइए मानव आंख का हिस्सा कौन सा नहीं है? आइरिस है, जी हाँ, ठीक है। कान का पर्दा नहीं है, ठीक है। कॉर्निया है, रेटिना है। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कान का पर्दा। बताइए, हाँ ईयर ड्रम नहीं है ना पार्ट। चलिए अब बताइए ये 3 क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर पावर? पावर का फॉर्मूला क्या है? किसको किसको पावर चाहिए? पावर का फॉर्मूला क्या है? शक्ति का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला, पावर किसे कहेंगे आप? कितनी शक्ति आपके पास, मतलब कि वर्क अपॉन टाइम। आपके पास एक मॉडल पेपर है, एक मॉक टेस्ट है, उसको आप कितने समय में सॉल्व करते हैं, ये आपकी पावर है ना। जैसे कि 125 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ठीक है। अभी मॉक टेस्ट की बात हो रही है, एग्जाम में तो आपको पूरे समय का यूज करना है, लेकिन नॉर्मल में बात करूं कि आप उसमें आप लगा रहे 3 घंटे का समय, क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। कुछ बच्चे 2.5 घंटे में कर रहे हैं, कुछ बच्चे 2 घंटे में कर दे रहे हैं। तो पावर किसकी ज्यादा हुई? तो 2 घंटे में सॉल्व कर दे रहा है ना। तो वर्क अपॉन टाइम।
एनर्जी इनटू टाइम नहीं बेटा, एनर्जी इनटू टाइम नहीं आएगा, वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, किसी वर्क को आप कितने टाइम में कर रहे हैं, यही आपकी पावर है। हाँ, 140 मिनट में। अच्छा आप सभी ने, अच्छा ये बताइए ट्राई किया कि नहीं कि आपका जो पेपर है 2.5 घंटे का, उसको आप कितने समय में कर पा रहे हैं, पूरे क्वेश्चन हो जा रहे हैं कि नहीं, और क्या सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, बताइए, आइडिया है ना सभी को। आदित्य कह रहे हैं 2 घंटे 15 मिनट, ऋतिक 1 घंटे 45 मिनट में हो जाता है, ठीक। आयुष्मान, आयुष कुंडू आपका, और बताइए बाकी बच्चे, शेखर, भाई ध्यान रखना है ना, इस ये सब चीजें अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, है ना। ओएमआर सीट वगैरह भी बता दूंगा, कैसे आपको ओएमआर सीट भरनी है, किस सीक्वेंस को फॉलो करना है, इंग्लिश, मैथ्स, इंटेलिजेंस, जीके। हाँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसा होता है कि लैंग्वेज और जीके को पहले कर लेते हैं, ताकि क्योंकि उसमें अगर आ रहा है तो जल्दी जल्दी बना के उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इंटेलिजेंस, फिर लास्ट में मैथ्स को आराम से सॉल्व करते हैं, ऐसा भी है। अब इतनी भी जल्दीबाजी नहीं करना, एक बात याद रखिए, इतनी भी जल्दीबाजी नहीं करना है तो की दिक्कत हो जाए। ओएमआर सीट सही से भरना है, मैं प्रोसेस बताऊंगा बेटा, है ना, मैं हूं आपके साथ, घबराइए मत, है ना। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम था दोस्त, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम था कौन, नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा बच्चा कह रहा नहीं, तुक्का मारना नहीं होता बेटा, तुक्का हमको नहीं मारना, सीखना नहीं है कि तुक्का मारना है, लेकिन आपके लिए सिंपल सी ये बात है कि निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में है नहीं। निगेटिव मार्किंग नहीं है, जब आप कुछ क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं, तब लास्ट में आपको क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है, क्वेश्चन छोड़कर बिल्कुल नहीं आना है, समझ में आ रहा है ना। इसलिए क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, तो फिर हमको क्या करना है, आंसर लगा के आना है। आंसर ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ABCD तुक्का मार दिया, ऐसा नहीं, प्रॉपर वे में कि आपने इतना इतनी पढ़ाई की है, इतना नॉलेज है आपके पास, तो उसका यूज करके कीजिए ना, कि ये हो सकता है, 2 में डाउट है तो किस हिसाब से। अच्छा, मॉडल पेपर 4 में 295, वेरी गुड पुष्पा, वेरी गुड वेरी गुड। आइडियल कह रहे हैं कि जीके, मैथ्स, जीआई, हिंदी, ठीक। अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छे, हाँ बहुत बढ़िया, सीक्वेंस अपने हिसाब से रखिए, देखिए किसी के बताने पे आपको चेंज नहीं करना, आपने जिस हिसाब से प्रैक्टिस की उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। अब मैं अगर आऊं जाऊं तो मैं आपको अलग प्रोसेस बताऊंगा कि इस सीक्वेंस में सॉल्व कीजिए, अगर आपको वो सही लगता है तो अलग बात है, बाकी आपने जिस हिसाब से मेहनत की उसी को फॉलो कीजिए। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति, तो अंतरिक्ष में जाने वाले, बताइए, अंतरिक्ष में जाने वाले मतलब कि बताइए जल्दी, पहले व्यक्ति कौन थे अंतरिक्ष में जाने वाले, स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन, यूरी गागरिन, कौन, यूरी गागरिन, आइस कुंडी 296, वेरी गुड बेटा, हाँ यूरी गागरिन। अगर चंद्रमा पे बात हो तो नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस, तो इसमें आ जाएंगी सुनीता विलियम्स, नहीं, कल्पना चावला, कल्पना चावला, कल्पना चावला। नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, चलिए जल्दी से बताइए, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग जो है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। अगर आपसे मैं पूछूं विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, जल्दी से बताइए, तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी है, बताइए बताइए, ये इसका आंसर आप दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल इज अ पेंगुइन, पेंगुइन कैसे, किस प्रकार का जानवर है, पेंगुइन क्या है, मैमल्स है, बर्ड है, या फिर रेप्टाइल है, या फिर एम्फीबियन है, तो जो आपका पेंगुइन है वो एक बर्ड है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच साइंटिस्ट इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज के लिए किस वैज्ञानिक को जाना जाता है, लुई पास्चर, नहीं, मैडम क्यूरी, नहीं, रॉबर्ट कोच, नहीं, तो आंसर आएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, इसकी खोज के लिए, पेनिसिलिन की खोज के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी आ गया। हमिंग बर्ड, अच्छा बहुत बढ़िया। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। चलिए ये भी मैंने बताया है, बताइए किस बच्चे को नहीं पता, सबको बताया, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है,
अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है बेटा? जीन। क्या है? जीन। याद कराया था ना? हाँ, डीएनए नहीं बेटा, फिर गड़बड़ करे। अनुवांश हेरिडिटी की यूनिट क्या है बेटा? जीन है ना? ये तो याद कराया था। मैंने आपको बताया था कि 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र सेम होते हैं, और एक जोड़ी यानी कि पेयर में जो दो होते हैं अलग होते हैं। लड़की होगी तो एक्स एक्स, और लड़के होंगे तो गर्ल्स के लिए एक्स एक्स, और अगर कोई बॉय वो तो एक्स वाई, वो जो पेयर है वो अलग हो जाता है। टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 सेम होते हैं, मतलब 22 पेयर सेम होते हैं, बाकी लड़का और लड़की के हिसाब से अलग हो जाते हैं, है ना? जीन है हेरिडिटी यूनिट। आपको बताया था गुणसूत्र में जो आपके डीएनए होते हैं, डीएनए के अंदर जीन होते हैं, जिससे जो आपके माता पिता के जो लक्षण है, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज है, देखिएगा हाइट है, जो भी उनकी क्वालिटीज है वो आप में आती हैं। हाँ बिल्कुल, सारे क्वेश्चन हलवा है बेटा, है ना? चलिए नेक्स्ट है, परसेंटेज ऑफ विच गैस इज मैक्सिमम इन एटमॉस्फेयर? वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक है। कितना? लगभग 78.0, कितना? 78.08%। 78.08% लगभग 78% के आसपास है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिक्विड? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ द्रव नहीं है? तो देखिए कौन सा पदार्थ द्रव नहीं है, तो मिल्क भी लिक्विड फॉर्म में है, ऑयल भी, पानी भी, लेकिन वुड जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, तो आंसर डी हो गया। द अपवर्ड पुश ऑफ वाटर ऑन अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड? किसी तैरती हुई वस्तु पर पानी गुरुत्वीय बल के विपरीत बल लगाती है, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को नीचे ढकेलने का प्रयास करी, और ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, जिसे हम कहते हैं बायंट फोर्स, या फिर क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। उसे हम कहते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये तो पता ही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर एट गिवन प्लेस एंड टाइम इज कॉल्ड? किसी निश्चित स्थान पर, निश्चित क्या है? किसी निश्चित स्थान और समय पर वायुमंडल की स्थिति को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं? चाल तो नहीं कहते, ठीक है। क्लाइमेट कहते हैं? नहीं। ये जो क्लाइमेट रहता है, जलवायु रहता है, लंबे समय तक रहता है ना। किसी निश्चित स्थान और समय की बात हो रही, किसी निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो ये क्लाइमेट नहीं आएगा, ठीक है। अल्टीट्यूड, ऊंचाई तो आएगा ही नहीं, तो आएगा वेदर, मौसम। किसी निश्चित टाइम, ठीक है ना, किसी निश्चित टाइम पर और प्लेस पर जो मौसम, जो वायुमंडल की स्थिति होती है, उसे हम कहते हैं वेदर, मौसम। क्लाइमेट नहीं बेटा, जलवायु नहीं। हाँ वेदर आएगा, 59 का क्या आएगा? वेदर। याद रहेगा? चलिए, हाँ बिल्कुल। अभी बेटा कोई घबराने की, अभी पहले क्रैश कोर्स तो कंप्लीट हो जाए, बस ये, बस 2-3 दिन और फिर पूरा क्रैश कोर्स हमने रिवीजन, इसके बाद देखिएगा कितनी क्लासेस आपके लिए चलाएंगे, है ना? घबराइए मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सिल्वर है, कॉपर भी है, और आपका एल्यूमिनियम भी है, तो ये आंसर आ जाएगा अभ्रक। माइका जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, ये होता है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब कुचालक, ठीक है, याद रखिएगा। 60 का क्या आएगा बेटा? डी आएगा। अब कौन कौन बच्चा कॉपर बोल रहा है? कौन कॉपर बोल रहा है जरा बताइए? 60 का डी आएगा ना, माइका, अभ्रक। सुधार लीजिए। ऋतिक, कैसे गलत आंसर दे रहे हैं बेटा? जल्दी से, गलत नहीं करना है लास्ट में। माइका, इसमें देखिए ना, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोस्फेयर ऑन द अर्थ? तो पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो बताया 78.8%, है ना? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, हु इज द फाउंडर एंड करेंट सीईओ ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स?
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला, टेस्ला के संस्थापक एंड सीईओ कौन है? ठीक है, फाउंडर एंड डायरेक्टर, ठीक है, एंड करंट सीईओ तो कौन है? फाउंडर एंड करंट सीईओ है एलन मस्क, ये तो सुना होगा आपने, ठीक है, एलन मस्क। इसका है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल्यूलोज फाइबर, तो निम्न से कौन सा सेल्यूलोज फाइबर है? सेल्यूलोज फाइबर कौन सा? देखिए ये कॉटन है, ये क्या है? नेचुरल है। बाकी ये देखिए ये ऊन जो है ये क्या है आपका? आर्टिफिशियल है, पॉलिएस्टर भी है, ये सिल्क भी है, ठीक है, ये सभी अलग से इसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, कृत्रिम रेसे हैं। जबकि ये कपास जो है ऑप्शन नंबर ए अपना सही है, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ऑप्शन नंबर सी कैसे बेटा? अच्छा मुझे सेल्यूलोज फाइबर, सेल्यूलोज फाइबर कौन सा है? कपास है, कॉटन, कॉटन आएगा, है ना? शायरी होगी बेटा, शायरी होगी, बिल्कुल घबराइए मत। अभी जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर तो होगी शायरी। अभी इसको जल्दी सॉल्व करते हैं, फिर थोड़ा आराम कीजिए, फिर पढ़िए, फिर आराम कीजिए, ऐसा चलते रहना। कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ रैम इन कंप्यूटर? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, या फिर रीडेबल एक्सेस मेमोरी? तो रैम का फुल फॉर्म पूछा जाए तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूछा जाए तो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच कलर इज लाइट स्कैटर्ड द मोस्ट? चलिए जल्दी से बताइए, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है? कौन सा रंग, जल्दी से बताइए, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है? इसका आंसर बताइए। येलो, रेड, बैगनी यानी वॉयलेट, या फिर व्हाइट? कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है, प्रकाश का प्रकीर्णन? तो देखिए क्या होता है, जब सन की लाइट अर्थ पे आती है तो बीच में वायुमंडल है, तो वायुमंडल से वो प्रकीर्णित हो जाती है। तो कौन सा रंग हमको ज्यादा दिखाई देता है? हमारा रंग देखिएगा नीले रंग के, ब्लू के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है। हमको देखिए सबसे, ये फॉर्मूला होता है, अगर अगर बात करूं मैं प्रकीर्णन का, कौन सा रंग प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, तो 1 अपॉन जो वेव लेंथ के पावर में 4 होता है। मतलब जिसकी वेव लेंथ कम होगी उस रंग का जो प्रकीर्णन है वो ज्यादा होगा, जो रंग ज्यादा दिखेगा हमको। समझ में आ रहा है? तो जो वेव लेंथ होती है सबसे कम होती है बैगनी की, तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है? बैगनी, वॉयलेट में। और सबसे कम प्रकीर्णन किसमें होता है? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है रेड की, तो जो रेड कलर का जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो कम होता है। लेकिन अगर आपकी जगह एग्जाम में क्वेश्चन में वॉयलेट की जगह ब्लू भी लिखा हो तो आप ब्लू पे टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बैगनी कलर में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन क्या होता है जब जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो वायुमंडल से वो प्रकीर्णित होकर दिखता है, तो आसमान हमको नीला दिखता है ना, पूरा आसमान नीला कलर, ब्लू कलर दिखता है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो आइस है वो ब्लू कलर के प्रति संवेदनशील, सेंसिटिव होती है, इसलिए ब्लू भी रहे तो भी आपको आंसर लगाना है। वैसे आंसर सिंपल सा आंसर है अपना, क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर सी। विच मेटल इज द हाईएस्ट लाइटेस्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे हल्की वस्तु कौन सी? दुनिया की सबसे हल्की वस्तु है लिथियम, ठीक है। व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ग्लास? कांच, क्या बोला गया है? व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ग्लास? कांच का मुख्य घटक क्या है? तो कांच का मुख्य घटक है सिलिका, ठीक है। चलिए जल्दी से बना लीजिए। हो गया? हाँ ठीक है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या है? 68 का आंसर आप बताइए, 68 का आंसर बताइए जल्दी से। कि स्टेनलेस स्टील है क्या? तो स्टेनलेस जो स्टील है वो है एलॉय, मतलब मिश्र धातु है, ठीक है। क्या है? मिश्र धातु। जब एक से अधिक, दो या दो से अधिक धातु मिलकर, ठीक है, बनकर ये होते हैं तो वो, है ना, उसे एलॉय कहते हैं, उसे कहते हैं मिश्र धातु। तो किस किस की मिश्र धातु है ये? ठीक है, तो आयरन और क्रोमियम और अदर मेटल्स मिलकर स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, ठीक है, आयरन, क्रोमियम एंड अदर मेटल्स। हाँ, एलॉय बोलते हैं जिसे, मिश्र धातु।
चलिए, द केमिकल यूज इन इंडेलिबल इंक, मतलब बोला जा रहा है कि अमिट स्याही इलेक्शन। अब चलिए, ये तो आपने सुना होगा, केमिकल कौन सा रसायन यूज होता है जो हम चुनाव वगैरह में देखा होगा, ठीक है, वोट देने जाते होंगे आपके पेरेंट्स, देखा होगा आपके भैया आपकी दीदी, तो उनके हाथ में ये जो नाखून पे एक अलग से नीला सा ऐसा निशान होता है, ताकि उन पर क्लियर हो जाए कि उन्होंने उन्होंने वोट डाल दिया, दोबारा वोट ना डाल पाए। ठीक है, तो कौन सा इसमें केमिकल यूज होता है, वो क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर आयोडाइड, क्या होता है, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, वरदान, आरुष। ऑप्शन नंबर डी, नहीं डी नहीं आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, सिल्वर नाइट्रेट। क्या है, सिल्वर नाइट्रेट आपका आंसर होगा, 69 का क्या होगा, सी। सिल्वर नाइट्रेट याद रखिए, कॉपी में नोट कीजिए, चुनाव हुआ था ना, चुनाव हुआ है लेटेस्ट, हाँ हाल ही फिलहाल में, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो चुनाव में जो वोट डालने के बाद जो यहाँ पे स्याही लगाते हैं, उसका केमिकल पूछ सकता है आपसे, उससे रसायन, कौन सा रसायन यूज है, सिल्वर नाइट्रेट, बोलिए याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, बताइए फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, कैरिंग ऑक्सीजन, ब्लड कोटिंग तो नहीं है, डाइजेस्टिव फूड नहीं, फाइटिंग इन्फेक्शन नहीं, तो ये क्या है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, कैरिंग ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए। ये तो बना ही लेंगे। रक्त का थक्का जमाना तो बेटा प्लेटलेट्स का है ना, विटामिन के, बताया तो है इतनी बार। चलिए नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड एंड ब्लड प्रेशर, बीपी मेजर करने के लिए कौन सा उपकरण यूज करते हैं, तो बीपी मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर, नहीं हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए करते हैं, थर्मोमीटर, नहीं हो टेम्परेचर के लिए करते हैं, स्पेग्नो, क्या है स्पेग्मो मनोमीटर, जी हाँ बिल्कुल सही, स्पेग्नोमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। और हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का यूज क्यों करते हैं, चलिए जल्दी से मुझे बताइए, हाइग्रोमीटर जो डिवाइस है उसका यूज क्यों किया जाता है, जल्दी से, जल्दी से मुझे बताइए। जल्दी बोलिए, माधवी अभी मिल जाएगा अभी, हाँ, क्या आएगा, अभी तक किसी ने नहीं बताया, मैंने पूछा है। 71 का आंसर तो हो गया, ऑप्शन नंबर बी की बीपी मेजर कर, मैं पूछा हाइग्रोमीटर जो उपकरण है उसका यूज क्यों करते हैं, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। नहीं, हियर साउंड, वो हाइड्रोमीटर बेटा, ये हाइग्रो है, मैंने आपसे क्या पूछा, हाइग्रो नॉट हाइड्रो। नहीं, अभी तक किसी का नहीं आया, बहुत बढ़िया, चिन्मय साहू का पहला आंसर आया, ह्यूमिडिटी, ठीक है, आर्द्रता मेजर करने के लिए, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताइए, प्रेशर का फॉर्मूला मतलब दाब का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए, तो दाब का फॉर्मूला क्या है, क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, जो एरिया है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, याद रखिएगा ना, मतलब कि बल बटा क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर ए, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। नेक्स्ट, बस दो तीन क्वेश्चन, बस खत्म हो गया, फिर समझिए अब। नेक्स्ट है, सन रेस रीच द अर्थ थ्रू विच प्रोसेस, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है, अपवर्तन, कंडक्शन, कन्वेक्शन या फिर विकिरण, जल्दी से बताइए, जल्दी से मुझे बताइए कि सूर्य की जो किरणें हैं किस प्रोसेस के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है, तो क्या उनको किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, नहीं, ठीक है, डायरेक्ट वो क्या है, जो सनलाइट है वो अर्थ पर आ जाती है, तो इसमें क्या आएगा, रेडिएशन, रेडिएशन, विकिरण, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 70 का क्या गया, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, घनत्व का सूत्र, व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है
क्या? फोर्स अपॉन एरिया नहीं, ये तो प्रेशर का होता है। मास अपॉन वॉल्यूम, जी हाँ, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर? चलिए, याद है ना? हाँ, मास अपॉन वॉल्यूम। चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा लास्ट क्वेश्चन? थायरॉक्सिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय, थायरॉक्सिन जो हार्मोन है स्रावित होता है कहां से? एड्रिनल ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से, या फिर पेंक्रियास से? तो जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो रिलीज होता है कहां से? स्रावित होता है थायराइड ग्लैंड से। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बी नहीं बेटा, बी कैसे आंसर आएगा? सी आएगा ना, थायराइड। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, घनत्व का सूत्र तो पता ही है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर? हाँ, पीडीएफ अभी अपलोड कर देता हूं बेटा। चलिए, और कुछ बताइए, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो उसको क्लियर किया जाए। हाँ, बता तो दिया ना। हमिंग, हाँ, बी हमिंग बर्ड जो मधुमक्खी हमिंग बर्ड्स होती है ना, बी हमिंग बर्ड जो होती है सबसे छोटी, हाँ, सबसे छोटे पक्षी होते हैं। ऑल इज वेल। ठीक, देखता हूं कौन सा है। ये वाला ना 56 में क्या है बेटा? वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत अधिक है? परसेंट ऑफ विच गैस इज मैक्सिमम? तो सबसे ज्यादा किसका है? नाइट्रोजन का ही तो है, नाइट्रोजन का 78% लगभग। और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? कौन सी गैस सबसे ज्यादा है? जल्दी से बताइए। सी तो आएगा आंसर। हाँ, एक जगह देखिए, आपके लिए जरूरी क्या बेटा, देखिए मैं आपको बताऊं, इतनी सारी पुस्तकें आपको मिलेगी, सब कुछ हो जाएगा इधर उधर, लेकिन जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों को कलेक्ट करना, सारी चीजों को एक जगह कलेक्ट करके आपको पढ़ाना समझाना, ये बड़ी बात होती है ना। बाकी तो आपके पास इतनी पुस्तक है दुनिया में, पढ़ लीजिए कहीं ना कहीं से, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजों को रेडी करना, तैयार करना, उसके बाद पढ़ाना, ताकि आपको एग्जाम में मदद मिले, वो होता है मेन। हाँ, ब्रह्मांड में अगर पूछा जाए यूनिवर्स में तो सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो फिर इस चैप्टर को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और कोई क्वेश्चन में डाउट? हाँ, इस वाले में आप सभी बोल रहे थे कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग है नोट नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो देखिए, सिल्वर जो होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, कॉपर भी कंडक्टर होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम भी कंडक्टर होता है। अभ्रक के बारे में नहीं जानते क्या? बताइए, जल्दी बोलिए। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है बेटा, हीट की बात नहीं हो रही, याद रखिएगा, हीट की बात नहीं हो रही, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। विद्युत का अच्छा चालक, उष्मा का नहीं, उष्मा का नहीं बोल रहे हैं हम पे, अबे विद्युत का अच्छा चालक है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें तीनों है, लेकिन गुड इंसुलेटर, अब कुचालक जो है वो है अभ्रक। आंसर आ जाएगा डी, आंसर आ जाएगा डी। ठीक, स्वा हो गया। हाँ ठीक है बेटा, आयुष कर देंगे। और कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, आपको मोटिवेट किया जाएगा सभी को, बस एक बार ये क्रैश कोर्स का पूरा जितना भी चीजें है वो हम कंप्लीट कर दे, ताकि आपको जीके से रिलेटेड कोई दिक्कत हो। बाकी सब तो कंप्लीट हो चुका है, जीके में हम लास्ट तक प्रैक्टिस। देखिए, एक अच्छा फायदा ये होगा कि एग्जाम के लास्ट लास्ट में आप जीके पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या रहेगा, सारी चीजें याद रहेंगी, बहुत सारी चीजें याद करने की है, सारी चीजों से आप टच में रहेंगे। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई, फिर आप बोलेंगे कि गौरव सर ने हमको इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी, इतने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी, कुछ बचा ही नहीं, सब हो गया, है ना? बोलेंगे कि नहीं, कि भूल जाएंगे? जल्दी बताइए, भूल जाएंगे कि याद रखेंगे कि गौरव सर ने हमको जीके पढ़ाया है? याद रखेंगे ना सभी?
अभ्रक जो होता है बेटा, अभ्रक जो चमकता नहीं है वो, हाँ स्वाहा हो गया चैप्टर का। बिल्कुल, चलिए फिर 3 बजे मिलते हैं। 3 बजे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिफेंस। तो बिल्कुल रेडी रहिएगा डिफेंस चैप्टर के लिए, है ना। बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना है जब हम डिफेंस का चैप्टर पढ़ेंगे, तो बिल्कुल रेडी हो जाइएगा, समय पे जुड़ जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। पीडीएफ वगैरह वहीं पे जहां पे लेक्चर होते हैं उसके नीचे मैंने प्रैक्टिस सीट्स और प्रैक्टिस टेस्ट करके फोल्डर बना दिया। प्रैक्टिस टेस्ट जितने भी मैंने अपलोड कर दिए, बस बारी है प्रैक्टिस सीट्स की। तो कुछ मैंने अपलोड कर दी, कुछ मैं अभी अपलोड कर दूंगा। चलिए चलिए फिर क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।